जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में। दोस्तों ये एपिसोड जो आपको होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम बताए थे कि आज क्या खास होने वाला है और उस खास चैप्टर में क्या क्या आपको बताया जाएगा। दोस्तों आज का जो चैप्टर है हमारा आपदा प्रबंधन है। इससे 8 अंक का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उसी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। जिसमें देखिए हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, लगभग इसमें आपदा प्रबंधन में आपको 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्न के अच्छी तरीका से समझा दिया जाएगा आपको और एग्जाम में जाकर आप अपने लैंग्वेज में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो आएगा, यानी 3 वीडियो या 2 वीडियो में हम चाहेंगे कि कंप्लीट हो जाएगा इसका पूरा 400 प्रश्न, और एक वीडियो आएगा इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव रहता है उस सब का, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। हमको पहला प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न को देखते हैं। देखिए एग्जाम जो होता है वो अपना आंसर क्वेश्चन जियोग्राफी का ही पार्ट है आपदा प्रबंधन। तो ये अपना पार्ट है आपदा प्रबंधन में, ये आप अपने तरीका से लिख सकते हो। लेकिन हाँ एक हम राह दे देते हैं। देखिए जब रास्ता आपको पता होता है तो आपको पता हो जाता है कि हाँ हमको कैसे चलना है। उसी प्रकार से हम आपको 2 अंक और 5 अंक वाला प्रश्न में आपको हम रास्ता दे देंगे कि ऐसे ऐसे लिखना है, और बाकी तो आपका माइंड का वो चीज़ है कि किस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न में क्या बोला गया है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा जो है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपदा का मतलब समझे, मान लिया जाए आ गया भूकंप, आ गया भूकंप एक प्रकार की आपदा है। फिर आतंकवाद हो गया, आतंकवाद भी एक आपदा है। आपदा आप लोग पढ़े होंगे कि 2 प्रकार का होता है, एक मानवीय आपदा होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है। जो प्राकृतिक आपदा होता है प्राकृतिक द्वारा घटता है, मानवीय आपदा मानव द्वारा घटता है, ये बात आप जानते होंगे। मानवीय आपदा में आतंकवाद आता है और प्राकृतिक आपदा में भूकंप ये सब आता है कि नहीं। तो चलिए उसी चीज को आज हमको समझना है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है, ठीक है। तो इसका देखिए उत्तर किस प्रकार से करेंगे। तो उत्तर भाई जी इसको बोलेंगे हम कि ओवे सभी, देखिए क्या बोलेंगे कि ओवे सभी घटनाओं, ठीक है, ओवे सभी घटनाओं जो मानव और प्राकृतिक दोनों के द्वारा घटित होती है या घटती है, ठीक है, उसे हम आपदा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब संपूर्ण रूप से एक ही बात में इसको बोला जाए तो आपदा हम उसको कहेंगे जो मानव द्वारा भी घटित होगा और प्राकृतिक द्वारा भी घटित होगा, उसको हम आपदा बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। जो मानव द्वारा घटित होगा और किसके द्वारा घटित होगा, प्राकृतिक, दोनों के जो द्वारा घटित होगा घटना उसको हम आपदा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। जैसे में यहाँ पे दिया गया है भाई जी, जैसे में आतंकवाद ये मानव द्वारा घटता है, भूकंप प्राकृतिक द्वारा घटता है, सुखाड़ प्राकृतिक द्वारा, और बाढ़, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि इस प्रकार से आप आपदा का डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि मानव और प्राकृतिक द्वारा जो घटनाएं घटती है उसको हम आपदा कहते हैं। और देखिए एक चीज बहुत जरूरी है कि जब आपदा आता है तो उससे हमको बचना चाहिए, या उसके लिए कहने का मतलब है कि इंतजाम पहले से कर लेना चाहिए हमको। एज लाइक हमको पता होता है कि बिहार में बाढ़ आता है तो बाढ़ से पहले जितना भी हमारी आवश्यकता की चीज होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड प्रश्न आ रहा है भाई जी कि आपदा प्रबंधन किस आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपदा प्रबंधन का मतलब हुआ व्यवस्था, कि आपदा आने से पहले हम व्यवस्था कैसे कर लें। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस पर देखिए उत्तर किस प्रकार से देंगे, तो कहेंगे कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व, पूर्व के मतलब पहले, एवं आपदा एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये क्या हुआ, जैसे देखिए आपदा आया उससे पहले हम रेडी हैं, और जब रेडी हैं तब कोई कितना कुछ कर लेगा, हम सब चीज से लैस हैं, तो क्या हमको कोई कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए हमको आपदा के पहले या आपदा के पश्चात हमको ये तैयारी कर लेना चाहिए, ताकि जो है क्षति का मतलब यहाँ हुआ जैसे मानवीय क्षति, बहुत सारा के जान चला जाता है, घर ढह जाता है कि नहीं। तो ये सब से बचने के लिए हमको क्या किया जाता है, इसका आवश्यकता पड़ता है आपदा प्रबंधन के, ठीक है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, कहा सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सुखाड़ के लिए आप एक बात माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये जो चैप्टर था भाई जी इसको हम लॉन्ग में पढ़ाना चाह रहे थे, बट देखिए अब ऐसा समय आ गया है, मतलब एग्जाम इतना करीब आ गया है कि इसको यदि हम डीपली पढ़ाएं, मतलब कहने का मेरा अर्थ हुआ कि पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएं तो खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। खत्म कहने का मतलब ये हुआ कि खत्म ऐसा बात नहीं कि नहीं खत्म होगा, हो जाएगा, बट
थोड़ा उसमें तो डीप हमको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे हम फोकस करा देते हैं तो आप एग्जाम में लिख लीजिएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, एकदम ठेठ भाषा में याद रखिए कि 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगा, कितना सेंटीमीटर से, 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगा वहाँ सुखाड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जब किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, हम जहाँ रह रहे हैं वही क्षेत्र का नहीं हो, तो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ यदि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ सुखाड़ हो जाता है या आ जाता है। तो सुखाड़ के जिम्मेदार कौन कौन है जी, सुखेदार थी, जब सुखाड़ आता है तो उसका मेन जिम्मेवार कौन कौन है। तो पहला कारण उसका क्या है कि वर्षा की कमी होता है। जब वर्षा कम होगा, जल की कमी होगी, ऑटोमेटिक है कि सुखाड़ आएगा। बढ़िए, फिर तालाबों की कमी होना, तालाब या कुओं की कमी होना। सुखाड़ के टाइम क्या होता है कि तालाब कुआं सब सूख जाता है, इसीलिए हमको वर्षा जल के संचय करके तालाब और कुआं को बना के रखना चाहिए। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि तालाबों की कमी होना या कुआं के भी कमी होना। तीसरा कारण क्या, कारण मानसून की अनिश्चितता, यानी मानसून जो है कभी कभी समय पे नहीं आता, जिसके कारण से भी सुखाड़ आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको तब तक एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए भाई जी, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, और प्रश्न नंबर 4 को अच्छी प्रकार से समझते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 जब हम समझ लेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ क्या था ये पूछा गया क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। तो इसको थोड़ा आराम से समझेंगे, यही क्वेश्चन आपको 2023 में रिपीटेड होगा, तो आसानी से इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको रटा दिया जाएगा कि समुद्र के तली में भूकंप आता है, अब भूकंप से जो लहरें उठती है उसको सुनामी बोलते हैं। बात सही है, लेकिन थोड़ा सा अलग लिखिए, ठीक है ना। एग्जामिनर वहाँ कॉपी चेक करे तो उसको अपने आप में अच्छा महसूस हो और आपको क्या कर दे, अंक दे दे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। तो कहेंगे कि सुनामी जापानी शब्द, जापानी भाषा का एक शब्द है, यानी सुनामी जो है जापान के भाषा से लिया गया है। जो सु यानी कि बंदरगाह, सु यानी बंदरगाह, और नामी अर्थात लहर, यानी कहने का मतलब हुआ जब सुनामी को हम तोड़ेंगे तो दो भागों में तोड़ेंगे, एक सु के मतलब हुआ बंदरगाह, और एक तोड़ेंगे नामी, नामी के मतलब हुआ बड़े बड़े लहर, विनाशकारी लहर, बहुत बड़ा बड़ा लहर, पानी के लहर, ठीक ना। तो उसको मतलब नामी का मतलब विनाशकारी हुआ या अथी विनाशकारी लहर हुआ, ठीक है, से बना है। देखिए कहेंगे क्या कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द जो सु यानी कि बंदरगाह तथा नामी अर्थात लहर से बना है, सुनामी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंदरगाह की लहर होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो बंदरगाहों पे लहर उठता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सुनामी बोलते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे आपको याद रखने के दृष्टिकोण से क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे समुद्र में उठने वाली काफी ऊंची भयानक लहरों को सुनामी कहते हैं, ठीक है। समुद्र में यानी समुद्र के तली में काफी विनाशकारी और ऊंची लहरें जो उठती है उसको हम सुनामी बोलते हैं। ठेठ भाषा में समझिए, समुद्र भी गए, समुद्र का पानी का बहुत बड़ा लहर एकदम बहुत कस के आया, तो बहुत कस के आया और सुनामी कहेंगे। आराम से लिख देंगे वहाँ, वो तो लैंग्वेज अपना चीज़ है भाई जी, लैंग्वेज आप अपना बना के लिख सकते हो। तो चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी समझ गए होंगे। कहा कि सुनामी के 3 प्रभावों को उल्लेख करें। जब सुनामी आया, मान लिया जाए कि हम खाएं, तब प्रभाव हमको क्या पड़ता है, एनर्जी मिलता है। तो उसी प्रकार से सुनामी आया तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाता होगा, ठीक है। तो प्रभाव वही कह रहा है, तो सुनामी का प्रभाव वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, क्या बोलेंगे कि सुनामी का प्रभाव वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहां भूपटल की चट्टान विलुप्त होती है। जहां भूपटल की चट्टान विलुप्त होती है क्या मतलब समझे, जहां सिर्फ पानी ही पानी हो। बात यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे क्या आपसे बोला
कि सुनामी का प्रभाव वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहां भूपटल की चट्टानें विलुप्त होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां पे सिर्फ पानी ही पानी हो, जैसे में मध्य महासागर के यानी महासागर के बीचों बीच, मध्य के मतलब हुआ बीच यानी महासागर के बीचों बीच में, वहाँ पे जमीन उमीन आपको जनाई देगा, बीच महासागर ले जाके आपको टेल देगा नहीं, वहाँ पे सिर्फ पानी पानी होगा। फिर महासागर के गर्त में, महासागर के गर्त का मतलब हुआ नीचे, ठीक है ना, गर्त का मतलब कहाँ हुआ, नीचे, नीचे से लहर उठा और काफी ऊंचा तक उठा, ठीक है, तो गर्त से उठकर कहाँ गया, ऊपर की ओर गया। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है हमको, ठीक है। फिर देखिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मान लिया जाए जैसे आप लोग जानते होंगे नेपाल, जापान, यहाँ क्या आता है, भूकंप बार बार आता है, तो यहाँ जो बनाया जाता है घर उसका आकृति कैसा होता है, या कोई भी क्षेत्र में बार बार यदि भूकंप आ रहा है तो वहाँ के भवन की आकृति क्या होना चाहिए। देखिए तो कहेंगे कि भूकंप की भवनों की आकृति आयताकार, ठीक है, भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। भवनों का निर्माण ईंट कंक्रीट से होना चाहिए, ठीक है, कैसा ईंट से होना चाहिए, तो ईंट कंक्रीट से होना चाहिए। नींव में मजबूत भूकंप रोधी पदार्थ लगा होना चाहिए, ठीक है, भूकंप रोधी से बनाना चाहिए, यानी नींव जो पड़ता है उसका नीचे वाला जो पड़ता है पोर्शन, उसमें कुछ भूकंप को रोकने के लिए, मतलब कि भूकंप से ज्यादा क्षति ना पहुंचे उसके लिए कुछ पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। फिर कहा कि गलियों, ठीक है ना, गलियों यहाँ पे है, गलियों एवं सड़क की चौड़ाई क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। और यहाँ पे एक बात और हम बोल सकते हैं कि घर जो होना चाहिए कुछ कुछ दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में हम एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछता तो ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार के भवन का निर्माण करना चाहिए। तो कैसा भवन का निर्माण करना चाहिए भाई जी, आयताकार। एक ऑब्जेक्टिव सुनामी से भी पूछता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, अथी तब क्या बोलेंगे, जापानी भाषा का। एक ऑब्जेक्टिव सुनामी से और पूछता है कि समुद्र में कौन सी घटना होने के कारण सुनामी उत्पन्न होता है, तो भूकंप होने के कारण, यानी समुद्र के तली में भूकंप आता है जिसके कारण सुनामी होता है। यहाँ तक समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज हम आपको पूरे 10 क्वेश्चन करवाएंगे। 10 क्वेश्चन के बाद यानी कि आपको 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वां की ओर, और प्रश्न नंबर 7वां ठीक से समझते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ना छूटे, ठीक है। और ये भाई जी 7वां क्वेश्चन 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो ना छूटे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव का उपाय बताएं। सुनामी आया या भूकंप आया तो ये सब सबके लिखने के लिए आता है कि इससे बचाव कैसे किया जाता है, तो सबका अपना अपना तरीका है कि नहीं। भूकंप के लिए अलग तरीका है, सुनामी के लिए अलग तरीका है। तो देखिए सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय है, ठीक है, उपाय लिखा गया है, उपाय होगा यहाँ पे, ठीक है। पहला कि समुद्र के किनारे हम क्या करेंगे, मैग्रोव जो वृक्ष होता है उसको लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे कि समुद्र के किनारे मैग्रोव नामक वृक्ष को हम क्या करेंगे, तो रोपण करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज समुद्र तट से घर को हम क्या करेंगे, दूर बनाएंगे। समुद्र तट से अब कितना होता है कि समुद्र में भी घर बना दिया, तो समुद्र तट से हमको घर को क्या करना है, दूर बनाना है। पहला क्या बताएं, मैग्रोव जो वृक्ष होता है उसको लगाकर। दूसरा समुद्र तट से जितने दूर घर रहेगा उतने ठीक रहेगा। तीसरा उपग्रह द्वारा जो चेतावनी प्राप्त की जाती है कि हाँ यहाँ सुनामी पहुंच रही है, तो उस चेतावनी को हमको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। क्योंकि उपग्रह सारा इन्फॉर्मेशन हमको पहले ही बता देता है, जहाँ से सुनामी उत्पन्न होता है उससे पहले हमको उपग्रह बता देता है कि यहाँ से उत्पन्न हुआ है, इतना देर में इंडिया में मतलब पहुंचेगा। तो उपग्रह का जितना भी चेतावनी होगा उसको सही तरीका से हमको क्या करना है, तो समझना है और सुनना है, पालन करना है। तो ये 3 उपाय थे, तीनों उपाय आशा करते होंगे आप समझ गए होंगे। कहा बाढ़ के 4 कारणों के निम्नलिखित लिखें। बाढ़ के 4 कारण क्या क्या है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बाढ़ के 4 प्रमुख कारण को लिखे, बाढ़ क्यों आता है उसका 4 को कारण आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, बाढ़ के 4 कारण निम्न है या निम्नलिखित है, कोई दिक्कत किसी को। पहला नदी में उफान आना, आप लोग कहते होंगे ठेठ भाषा में कि नदी में तूफान आ गया है, नदी एकदम तूफान पर है। तो तूफान पर कहने का मतलब कुछ है, नदी में पानी अधिक जा रहा है, जितना चाहिए थोड़ा सा क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो पहला हम क्या बोलेंगे कि नदी में उफान आना। दूसरा हिमगलन, हिमगलन का मतलब कोई बड़ा मान लीजिए पहाड़ है उसको पे बर्फ जमा हुआ है, अब बर्फ पिघल गया
तो बर्फ पिघलेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो अपना रास्ता ढूंढेगा जल बन के, और जल बन के टूटेगा तो वो ऑटोमेटिक है कि बाढ़ आएगा। तो पहला हिम लग्न है अथी, ठीक है, गलन है, यानी हिम जब बर्फ गलेगा तो बाढ़ आएगा। निरंतर वर्षा, लगातार वर्षा हो रहा है 1 महीना 1.5 महीना लगातार, तो उससे भी बाढ़ आने की स्थिति होती है। और मानवीय क्रियाकलाप, मान लीजिए कहीं कहीं डैम का निर्माण कराया जाता है, पानी को रोकले रहते हैं, पानी को रोकले रहते हैं, जब ऑटोमेटिक कस के पानी आया तो डैम डैम सब तोड़ के निकल जाता है। तो चौथा हुआ मानवीय क्रियाकलाप भी बाढ़ के लिए सहायक है, यानी बाढ़ लाने में मदद करता है गदावा। तो याद रखना है कि मानवीय क्रियाकलाप से भी बाढ़ आता है। चलिए बढ़िए आगे का, भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है, इसके परिणामों को लिखें। भूस्खलन मतलब ठेठ भाषा में समझिए, भूमि एक जगह था वो जैसे खिसक के चल गया आगे, ठीक है। जैसे ये जो मुख्यतः भूस्खलन होता है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। पहाड़ी क्षेत्र खास करके जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सगरो जितना होता है, उत्तराखंड, ये सगरो जितना भी होगा, भूस्खलन की क्रिया पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। क्योंकि बारिश के दिनों में या भूकंप जब आता है तो जो पहाड़ पर मतलब पत्थर रहता है वो गिरने लगता है, ठीक है ना, यानी खिसक जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण से भी भूस्खलन आता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भूस्खलन क्या है, इसके परिणामों को लिखें। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि जब पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप या अधिक वर्षा के कारण जमीन खिसक जाता है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। क्या हम बोले कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप या अधिक वर्षा होने के कारण, ठीक है, भूमि एक जगह से दूसरी जगह मतलब खिसक जाता है, या ढेर बहुत सारे पहाड़ का जो पत्थर है एक जगह हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। इसका परिणाम निम्न है, मतलब इसके कारण क्या क्या हो जाता है भाई जी। तो जो मान लीजिए विकास के काम, रोड वोड बन रहा होता है, पुल वुल बन रहा होता है, तो काम रुक जाता है, यानी काम में बाधा जाता है। दूसरा इसका मतलब भूस्खलन होने से क्या होता है, तो जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग को बस्ती में रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। पहाड़ के नीचे जाकर घर बना, पहाड़ में टूट के गिर गया तो बस्ती तो वहाँ पे नष्ट हो जाएगा। तो दूसरा कारण ये हुआ कि स्थानीय बस्ती के प्रॉब्लम हो जाएगा। और तीसरा कारण जान माल की क्षति। जान माल की क्षति का मतलब आदमी भी बहुत सारा डेट कर जाता है कि नहीं, तो जिसके कारण से जान माल की क्षति होती है। तो ये था भूस्खलन भी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में, एक क्वेश्चन और आपको कराएंगे जो प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वां की ओर, और प्रश्न नंबर 10वां को समझते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, ऐसा आपको लगता होगा बार बार पूछा गया प्रश्न माथा दर्द कर रहा है ना, ऐसा लगता है ना, कोई बात नहीं, सिर्फ समझ लीजिए ना, एग्जाम में लिखा जाएगा, है ना। समझ लीजिए, रटना नहीं है, सिर्फ देखिए एक बार इसको, एक झलक देखिए। जैसे फिल्म आता है, फिल्म से पहले उसका ट्रेलर आता है कि नहीं आता है, और ट्रेलर हम देख लेते हैं तो लगता है अरे फिल्म बड़ी ज़बरदस्त होगा, फिल्म में देखने का मन करता है। वैसे अभी हम ट्रेलर देख रहे हैं, एग्जाम में बैठेंगे रियल फिल्म चालू हो जाएगा, तो रियल फिल्म देखने के लिए पहले ट्रेलर देखना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कहा भाई जी कि सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें, यानी सुखाड़ से हम किस प्रकार से बच सकते हैं इसका उल्लेख आप कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सुखाड़ से हम निम्नलिखित तरीकों से बच सकते हैं। पहला क्या, तो पहला हम बच सकते हैं, नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए, तब इससे हम बच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारा नदी गया हुआ है, एक नदी को दूसरे नदी से ज्वाइंट कर देंगे, ऑटोमेटिक है कि इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें आते जाते रहेगा, सुखाड़ की संभावना उत्पन्न ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए कि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई कि नदी जितना है उसको आपस में जोड़ देंगे। दूसरा, अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाकर, अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि पेड़ पौधा पानी का संचय अपना जड़ के लिए गर्व करेगा, और जब करेगा तो सुखाड़ की स्थिति नहीं पैदा होगा। तो अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाकर। उसके बाद भाई जी वर्षा जल का संचय कर, वर्षा जल का संचय कर बिहार में आता है, एकदम मिजाज से नहाता है सब कोई, छत से एकदम हर पानी गिरते रहता है, नाला में बहते रहता है। तो जितना भी इसमें पानी का बर्बादी होता है वर्षा जल को, उसको हम क्या करें, संचय कर लें। संचय का मतलब जमा करके, और उसको हम क्या करें, तो नदी तालाब या गड्ढा उड्ढा करके उसको हम रख लें, ठीक है, या गड्ढा करके जमीन में छोड़ दें ताकि वो भूमिगत जल के अंतर्गत चल जाएगा, तो सुखाड़ ये भी नहीं करेगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ नदियों एवं तालाब कुआं बनवाकर। तो देखिए नदी एवं तालाब में पानी कहाँ से आता है, तो आप लोग बोलते होंगे सोई चलता है। तो देखिए आप जब वर्षा जल को संचय करके भूमिगत जल के अंदर डालते हैं तो भूमिगत जल कभी नहीं घटेगा, तो सुखाड़ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, तो नदी तालाब कुआं बनवाकर इसको संचय करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।
मिलते हैं कल। आपको 3 दिन में हम ये पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। 3 दिन में 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न से 30 मतलब 40 प्रश्न है, तो 40 में समझिए 30 को मेन होगा, मेन करवा देंगे। करवाइला के बाद एक दिन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपदा प्रबंधन के, जितना ऑब्जेक्टिव है आपदा प्रबंधन के वो फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई जी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।